हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट। अब तक हमने 18 सेक्शंस को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है एंड आई रियली होप आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अब तक आपने मेरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। चैनल पे आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे और उनमें आप अपने सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं अबाउट द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 के डिस्कशन को शुरू करते हैं, बट डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा कोर्स जुडिशरी का जो है वो लॉन्च हो गया है। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है और अगर आप अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप कौन सा कोड यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कोड बता रहा हूं एंड माय कोड इज SAVY10। जब आप मेरे इस कोड को यूज करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एनी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे लेक्चर लाइव अटेंड कर सकते हैं। कोड ऐप में कहाँ अप्लाई करना होता है, सो अनअकैडमी की ऐप पे, अनअकैडमी जो लर्नर्स ऐप पे, वहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह यहाँ पे आपको कोड जो है वो अप्लाई करना होता है। और जब कोड को अप्लाई कर देते हैं तो आपको 10% ऑफ जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल जाता है। राइट, कोड मैंने आपको बता ही दिया अपना। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अनअकैडमी के शेड्यूल एक ऐसा है जो आपके लिए काम करता है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर एंड यू कैन ऑलवेज इंटरैक्ट विद द एजुकेटर। आप हमेशा एजुकेटर के साथ लाइव इंटरैक्ट जो है वो कर सकते हैं एंड लाइव टेस्ट एंड क्विज़ में भी पार्टिसिपेट जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, नाउ और नेवर, जिसमें 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 18 मंथ पर 2 मंथ फ्री एंड 24 मंथ पे 3 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये अनअकैडमी के प्राइसिंग प्लान्स हैं जिसमें कि आप अपनी प्लान के अकॉर्डिंग अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको सही लगता है। तो यहाँ पे अगर आप ये कोड लगा लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे भी मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस आपको मिल सकती हैं। तो जो मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे जुडिशरी की, वो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 को, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की प्रॉपर स्केड्यूल लिंक्स यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 19 की। तो सेक्शन 19 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 19 में बेसिकली हमें क्या डिस्कस करना है। सेक्शन 19, अगर आपके पास में अभी बेर एक्ट नहीं है तो प्लीज बेर एक्ट साथ में ओपन कर लीजिए, क्योंकि इस सेक्शन को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं बेर एक्ट के सारे पॉइंट्स को यहां पे अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आप उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 19 जो है वो दो तरह के लोगों की बात करता है। दो तरह के किन लोगों की बात सेक्शन 19 कर रहा है, इसको भी जान लेते हैं। अगर आप सेक्शन 19 की हेडिंग को देखोगे तो सेक्शन 19 की हेडिंग है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो हेडिंग अगर आप दोबारा एक बार सुनेंगे तो हेडिंग में लिखा हुआ है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। इस सेक्शन 19 को आप सेक्शन 15 के साथ पढ़िए, क्योंकि सेक्शन 15 में हमने ये पढ़ा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन क्लेम कर सकता है। और सेक्शन 19 में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो किससे डिमांड की जाएगी, कौन लायबल होगा यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पे हमें दो तरह के लोगों को देखना है। एक वो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, और उनके लिए हम यूज करेंगे क्या, उनके लिए हम यूज करेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे वो लोग हैं
जो कि जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ए पर्सन अदर देन द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन आ गया। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा जाता है। इज इट क्लियर? तो जो पहला पॉइंट है सेक्शन 19 का, सेक्शन 19A, जिसमें लिखा हुआ है आइदर पार्टी देयर टू। आपको याद होगा कि ये पॉइंट मैंने सेक्शन 15 में भी पढ़ाया था, आइदर पार्टी देयर टू, यानी कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप उसके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल कर दीजिए और वो पार्टी क्या होगी? वो पार्टी यहां पे लायबल होगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखिए, जो सेक्शन 19A का यहां पे मैंने एग्जाम्पल जो आपके लिए सामने रखा है, इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर सेलर और बायर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है टू सेल ए प्लॉट और टू सेल ए लैंड, और यहां पे अगर सेलर की साइड से ब्रीच होता है, सेलर की साइड से यहां पे अगर ब्रीच होता है, तो बायर जो है वो क्या कर सकता है? बायर यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो सेलर से क्लेम कर सकता है। अब ये तो सबसे सिंपल रूल है, ये तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर नोवेशन की सिचुएशन आ गई है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए कि अगर नोवेशन की सिचुएशन आ गई, और नोवेशन में क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आई एम वेरी श्योर आपने नोवेशन पढ़ा होगा। तो नोवेशन में कोई नई पार्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो यहां भी बेसिकली एक नई पार्टी इंट्रोड्यूस हो गई है। जैसे कि अमर ने इस एग्जाम्पल में मिस्टर बजाज से लोन लिया था 30 लाख रुपए का, जिसमें इंटरेस्ट था 10% पर एनम। अब अमर अगर उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाता, और अमर का ब्रदर जो है प्रेम, वो कहता है कि मैं उस अमाउंट की रीपेमेंट कर दूंगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। इस बात को समझिएगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, वो इस बात का प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। तो यहां पे अब जो क्रेडिटर है वो किससे डिमांड करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो डिमांड कर सकता है उस नई पार्टी से जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। वो नई पार्टी जो अपनी मर्जी से, वो नई पार्टी जो अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुई है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो नोवेशन की वजह से पुरानी वाली पार्टी डिस्चार्ज हो गई और नई वाली पार्टी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद जो पार्टी वर्ड यहां पे यूज हुआ है सेक्शन 19 में, तो पार्टी वर्ड का मतलब होता है ऑल द पर्सन्स हुम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी रिप्रेजेंट्स। ऑल द पर्सन्स हुम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी रिप्रेजेंट्स। जैसे कि अगर एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप प्रिंसिपल से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लो। अगर कर्ता ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप को पार सीनियर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो। अगर गार्डियन ऑफ ए माइनर है तो उस केस में आप माइनर से भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो। दिस इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इसमें कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करते हैं तब माइनर से यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो डिमांड की जा सकती है, वरना जनरल रूल ऐसी बात नहीं कहता। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? अब बात करते हैं देखो सेक्शन 19B की। सेक्शन 19B में देखो क्या लिखा हुआ है, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, यही लिखा हुआ है, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय ए टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्ट तो इसका ये है, सेक्शन 19B का एक पार्ट तो ये है जो आपके सामने है, और दूसरा पार्ट है ये वाला। 19B के ही ये दो पार्ट है। 19A में क्या लिखा हुआ है, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, यानी कि यहां पे बात की गई है किसकी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में यहां पे बात की गई है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप डिमांड कर सकते हो किससे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो आप डिमांड कर सकते हो, क्योंकि एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय ए टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली, क्योंकि टाइटल जो है वो यहां पे बाद में अराइज हुआ है। एक्सेप्ट ट्रांसफरी फॉर वैल्यू, जिसने गुड फेथ में विदाउट नोटिस लिया है। अब हम इसकी बात करते हैं, कौन है ये ट्रांसफरी जिसके बारे में यहां पे बात की जा रही है। सेक्शन 19B में एक एक्सेप्शन भी गिवन है।
एक एक्सेप्शन गिवन है जो ये कहता है कि एक ऐसा पर्सन है जिससे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। वो कैसे पॉसिबल है, जरा इस एग्जाम्पल को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेलर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का एग्रीमेंट कर रहा है। सेलर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का एग्रीमेंट कर रहा है और उसके बाद वो उस सेम प्रॉपर्टी को वो सेल कर रहा है एक दूसरे पर्सन को, एक नए पर्सन को। तो वो जो नया बायर है, वो जिसको सेल कर रहा है, उसको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं, इस प्रॉपर्टी के लिए सेलर ने पहले से ही एक एग्रीमेंट किसी और के साथ साइन कर रखा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको यहां इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि यहां पे उसने कोई एग्रीमेंट पहले से साइन कर रखा है। तो नए बायर ने पेमेंट कर दिया जिसको नॉलेज नहीं थी, तो लॉ यहां पे नए वाले बायर को प्रोटेक्शन देगा। दैट मीन्स कि जो पुराने वाला बायर है वो नए वाले बायर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? नए वाले बायर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई अच्छे तरीके से? ठीक है, तो ये सेक्शन 19B का यहां पे एक्सेप्शन है। और मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप अपने पास में बेराक्ट रखिए, क्योंकि जब बेराक्ट के साथ में आप इस चार्ट को देखेंगे ना, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद 19C की हम लोग यहां पे बात करते हैं। 19C कहता है, राइट, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल which though prior to the contract and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant, इसको समझाने के लिए यहां पे मैंने ये पूरा एग्जाम्पल क्रिएट किया है ताकि आपको 19C जो है समझ में आ जाए। अमर नाम का एक पर्सन है। अमर नाम का देखिए यहां पे एक पर्सन है और एक सेटलमेंट हुआ है जिसमें कि वो टेनेंट फॉर लाइफ बना है ऑफ एन एस्टेट। टेनेंट फॉर लाइफ बना है ऑफ एन एस्टेट। इसी प्रॉपर्टी का रिमाइंडर कौन है? प्रेम। इस प्रॉपर्टी का रिमाइंडर है यहां पे प्रेम। सेटलमेंट बना है, टेनेंट फॉर लाइफ है। अब अमर यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का। और किसको सेल कर रहा है? मिस्टर बजाज को सेल कर रहा है। मिस्टर बजाज जिसको इस बात का सेटलमेंट है, जिसको सेटलमेंट का नोटिस है, जिसके पास में नोटिस ऑफ सेटलमेंट है बिफोर द सेल इज कंप्लीटेड। यहां पे जिसने ये सेटलमेंट किया उसकी डेथ हो गई। तो अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किससे डिमांड करेगा? जो रिमाइंडर है उससे वो क्या करेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिमांड करेगा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब यहां पे रिमाइंडर से डिमांड की जाएगी। ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया था। रिविजनर, रिमाइंडर, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अब पता है कि कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब अगला पॉइंट जब डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं फिर यहां पे, राइट, 19CA को डिस्कस करते हैं। देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं किसको? अब डिस्कस कर लेते हैं 19CA को। तो हमने 19C तक डिस्कस किया। अब 19CA यानी कि जो अमेंडेड कॉन्सेप्ट है, अब उस अमेंडेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि अगर एक LLP है जिसने कि पहले एक एग्रीमेंट कर लिया था एंड नाउ दैट LLP इज अमलगमेटेड। अब वो क्या हो गई है? LLP अमलगमेट हो गई है दूसरी LLP के साथ। गेटिंग माई पॉइंट? अब वो LLP अमलगमेट हो गई किसके साथ? अब वो जो LLP है, नाउ दिस इज अमलगमेटेड विथ अनदर LLP। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो दूसरी LLP के साथ अमलगमेट हो गई। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था सेक्शन 15 में। अगर आपने सेक्शन 15 का वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो जरूर देखिए सेक्शन 15 का वो लेक्चर, जहां पे मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। बस डिफरेंस इतना था कि वहां पे LLP स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर रही थी और यहां पे सिर्फ इतना चेंज हो रहा है कि LLP से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर नई LLP बन गई है तो उससे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड की जा सकती है।
फिर बात करते हैं 19D की, जहां पे बात की जा रही है कंपनी की। इसको भी हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था। यहां भी कंपनी से ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो डिमांड की जा रही है। तो कंपनी जो है यहाँ पे वो क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है सब्सीक्वेंटली अमलगमेट। ठीक है, वो अमलगमेट हो गई है दूसरी कंपनी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अमलगमेट हो गई है किसके साथ, अनदर कंपनी के साथ। तो जो भी पुराना वाला एग्रीमेंट किया था उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो नई कंपनी अब बनेगी उसके अगेंस्ट में केस फाइल यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, 19D के बाद में आता है 19E, जिसमें बात की जा रही है किसके बारे में, जिसमें बात की जा रही है अगेन प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी, और उसके बाद सब्सीक्वेंटली क्या हुआ, उसके बाद सब्सीक्वेंटली बन गई कंपनी। तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने प्रपोज्ड कंपनी के बिहाफ पे जो एग्रीमेंट कर लिया था उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाने के लिए आप कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स ने किया था लेकिन कंपनी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल किया जा सकता है। कंडीशन ये है प्रोवाइडेड दैट कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया हो और अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया था अदर पार्टी को। इज दैट क्लियर? आपको याद होगा ये पॉइंट मैंने सेक्शन 15 में भी पहले पढ़ाया था। तो पॉइंट ये काफी सिमिलर है जो हमने सेक्शन 15 में पढ़े थे। द ओनली डिफरेंस इज सेक्शन 15 में परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे थे और यहां सेक्शन 19 में उनसे परफॉर्मेंस यानी कि उन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली करनी है। तो यहां पे पोजीशन जो है बस वही चेंज हो रही है, बाकी ऑलमोस्ट जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम है। ऑल राइट, सो आई रियली होप सेक्शन 19 भी अब आपको पूरी तरीके से क्लियर है स्पेसिफिक रिलीफ का। तो एक एक करके मैं एक एक सेक्शन का जो वीडियो है वो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको मैं कम टाइम में और मैक्सिमम जो है वैल्यू दे पाऊं, सारे सेक्शंस आप लोगों को क्लियर कर पाऊं। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको सेक्शन 19 भी पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पेसिफिक रिलीफ की जो सीरीज़ है इसके लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।